हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आपकी प्रिपरेशन अच्छे ही चल रही है। साथ ही साथ आपके लिए एक और गुड न्यूज़, यूके पीएससी असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसीज आपकी रिलीज हो चुकी हैं। जल्दी ही एग्जाम भी होगा, तो एक और अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ रही है। जोर शोर से लग जाइएगा, इसको कंप्लीट करना है। जल्द ही नोटिफिकेशन रिलीज होगा और रिलीज होने के बाद हम उसको अपने वीडियो के थ्रू आपको बता देंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट बोली गई हैं, क्या रिक्वायरमेंट नहीं बोली गई है। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो आज इरिगेशन इंजीनियरिंग में जो हम चैप्टर टॉपिक कवर अप करने वाले हैं, वो टॉपिक हमारा है सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप। मतलब सॉइल मॉइस्चर, सबसे पहले ये वर्ड को समझना जरूरी है कि सॉइल मॉइस्चर अवेलेबल होता क्या है, या कई बार इस तरीके से लिखा होता है सॉइल वाटर रिलेशनशिप, सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप या सॉइल वाटर रिलेशनशिप। तो जैसा कि प्रीवियसली भी हम डिस्कशन कर चुके हैं कि अगर हम बात करते हैं सॉइल के अंदर जो वाटर अवेलेबल है, तो सॉइल और वाटर, जो हम सॉइल के वॉइड्स के बीच में जो वाटर अवेलेबल है उसको हम बोलते हैं सॉइल वाटर। और इसका रिलेशनशिप सॉइल के पार्टिकल के साथ देखना है किस तरीके से वेरी कर रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे, सॉइल मॉइस्चर्स। तो हम लिख सकते हैं सॉइल मॉइस्चर्स क्या होता है, द water which is available in the voids of soil, comma, known as soil moisture और सॉइल वाटर। और हमने पढ़ा हुआ था, अगर हम सॉइल मॉइस्चर या सॉइल वाटर की बात करते हैं तो ये चार तरीके के हमने बात की हुई थी अलग अलग तरीके से। ठीक है, हमने बात की हुई थी ग्रेविटी वाटर, हमने बात की हुई थी कैपिलरी वाटर, हमने बात की हुई थी हाइग्रोस्कोपिक वाटर और हमने बात की हुई थी स्ट्रक्चरल वाटर। तो स्ट्रक्चरल वाटर जो होता है वो स्ट्रक्चर बनाने में काम आता है, सॉइल का स्ट्रक्चर बनाने में अगर कोई वाटर काम आ रहा है तो वो स्ट्रक्चरल वाटर। ग्रेविटी के कारण जो ड्रेन्ड हो रहा है उसको हम ग्रेविटी वाटर की कैटेगरीज में लेकर के आएंगे। और जो अगेंस्ट द ग्रेविटी हमारा ऊपर की ओर कैपिलरी एक्शंस के कारण रिटेन्ड हो रहा है सॉइल के वॉइड्स में, उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिलरी वाटर। समझते हैं कैसे। मान लीजिए ये आपका सॉइल सरफेस है, ठीक है, ये सॉइल है। अगर इस सॉइल की बात करते हैं, ये सॉइल के पार्टिकल है, ठीक है। अगर सॉइल की बात करते हैं, ये आपका वाटर टेबल है। तो अगर आप देख रहे हैं, आपने ऊपर से पानी दिया और ये पानी अंडर द ग्रेविटी नीचे चला गया। अंडर द ग्रेविटी कहां चला गया, ग्राउंड वाटर में मिल गया, तो ये क्या कहलाएगा, ग्रेविटी वाटर। बट अगर ग्राउंड वाटर से पानी ऊपर की साइड जा रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी, किसके कारण, सरफेस टेंशन के कारण, या आप बोलते हैं कैपिलरी एक्शन के कारण, तो ये वाटर क्या कहा जाता है, कैपिलरी वाटर कहा जाता है। ये क्या कहा जाता है, कैपिलरी वाटर कहा जाता है। तो ये अगर हम बात करते हैं यहां पर, ये हमारा ग्राउंड वाटर या ग्रेविटी वाटर हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कैपिलरी वाटर हो जाएगा, कैपिलरी वाटर। तो हमसे एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि प्लांट्स जो हैं अपनी ग्रोथ के लिए किस वाटर को यूज करते हैं। तो ये तो ग्रेविटी के कारण नीचे जा रहा है और प्लांट्स को ग्रोथ के लिए चाहिए ऊपर की ओर, तो हम बात कौन सा करते हैं, कैपिलरी वाटर को यूज करते हैं। और कैपिलरी वाटर मेनली डिपेंड करेगा सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी पोरोसिटी पर। किस पर डिपेंड करेगा, सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी पोरोसिटी पर डिपेंड करने वाला है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमें यही समझना था कि हमने वाटर की बात पहले भी कर चुके हैं, कितने तरीके के वाटर होते हैं हमने बात की हुई थी। हमारा ग्रेविटी वाटर होता है, हमने बात की हुई थी, हमारा कैपिलरी वाटर होता है, और हमने बात की हुई थी, हमने डिफरेंट टाइप के वाटर की बात यहां पर की हुई थी। अब हमें बात किसकी करनी है, अब हमें बात करनी है कि क्या फैक्टर हैं जो इस पर डिपेंड करते हैं। तो हम बात करें most important factor for soil moisture is water holding capacity, that is porosity of soil। और पोरोसिटी ऑफ सॉइल क्ले सॉइल की ज्यादा होती है, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, क्ले सॉइल यूज करते हैं। अब हम सॉइल मॉइस्चर को थोड़ा सा और समझ लें क्या होता है। तो सॉइल मॉइस्चर या सॉइल वाटर में जो हम काउंट करते हैं वो हमारा कौन कौन से वाटर होते हैं, एक होता है ग्रेविटी वाटर,
दूसरा होता है कैपिलरी वाटर, और तीसरा होता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, और फोर्थ वन आपका होता है स्ट्रक्चरल वाटर, स्ट्रक्चरल वाटर। चार तरीके के वाटर होते हैं। तो ग्रेविटी वाटर विच इज अटैच्ड या विच इज अटैच्ड बाय मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, जो केवल मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के कारण अटैच होता है विथ सॉइल, उसको हम क्या बोलते हैं? विथ सॉइल एंड फ्लो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में फ्लो हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटी वाटर। ठीक है। कैपिलरी वाटर विच इज अटैच्ड बाय केमिकल, या हम बात करें विच इज अटैच विद सॉइल ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन के कारण जो हमारा अटैच्ड होता है, एंड डू नॉट फ्लो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। हमेशा अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? अगेंस्ट द ग्रेविटी फ्लो हो रहा था, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिलरी वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर की बात करें, विच इज अटैच्ड विथ सॉइल ड्यू टू केमिकल फोर्सेस, केमिकल फोर्सेस, कुछ केमिकल फोर्सेस के कारण जो सॉइल का पार्टिकल है, उस पार्टिकल के चारों ओर एक लेयर बना देता है। तो चारों ओर क्या करता है? लेयर, और इसके साथ चिपक जाएगा, इसके साथ क्या करेगा? चिपक जाएगा। ऐसे हम सॉइल को क्या बोलेंगे? इसके वाटर को क्या बोलेंगे? हाइग्रोस्कोपिक वाटर। और स्ट्रक्चर वाटर विच फॉर्म्स द स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल, विच फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल, वो हमारा क्या कहा जाएगा? स्ट्रक्चरल वाटर। इनमें से केवल कैपिलरी वाटर ही इज ओनली यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ, अपनी ग्रोथ के लिए जो यूज किया जाता है, वो कौन सा यूज किया जाता है? वो केवल और केवल कैपिलरी वाटर यूज किया जाता है। केवल कैपिलरी वाटर को ही यूज किया जा सकता है, और किसी को भी यूज नहीं किया जा सकता है। तो ये सारी कहानी हम पहले भी पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में, जो कि हमने डिटेल में डिस्कस की हुई थी। यहां पर मैंने बोला था आपको बस थोड़ा सा इनका आइडिया दूंगा, और यहां पर मैंने इन चीजों को मेंशन कर दिया है। तो आई होप कि अब ये कहानी सॉइल मॉइस्चर क्या होता है या सॉइल वाटर क्या होता है, इस चीज को आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे कि सॉइल मॉइस्चर क्या होता है या सॉइल वाटर क्या होता है। ग्रेविटी में लिखा हुआ है विच इज अटैच्ड बाय मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस विथ सॉइल एंड फ्लो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। कैपिलरी में विच इज अटैच्ड विद द सॉइल ड्यू टू कैपिलरी एक्शन एंड डू नॉट फ्लो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, which is attached with the soil due to chemical forces, chemical forces के कारण इसकी सरफेस पे अटैच्ड होता है। ठीक है। एंड which forms the structure of soil, वो हमारा स्ट्रक्चर पार्ट हो जाता है। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप के वाटर है जो कि हमने सॉइल वाटर में पढ़े हुए हैं। अब हम आते हैं इस डायग्राम पर, थोड़ा सा इस डायग्राम को और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हमें मिल रहा है। ठीक है। तो ये सारा लैंग्वेज जो है वो यहां पर मैं रफ करता हूं, आपने लिख लिया होगा आई होप। ठीक है। नेक्स्ट साइड चलते हैं। अब सॉइल मॉइस्चर, अब हम इस डायग्राम को समझते हैं। ठीक है। तो देखिएगा यहां पर जो बात की जा रही है कि यहां पर कुछ डायग्राम बनाया है। सपोज मैंने यहां पर किया इरिगेशन, मैंने यहां पर क्या किया? इरिगेशन किया, या फिर जो हमने इरिगेशन नहीं किया तो क्या हो गया है? रेन आ गई है। दो तरीके हो सकते हैं। तो क्या होगा? जब हमारा पानी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी होगा तो कुछ पानी हो सकता है कि इस जोन में रुक जाए। इस जोन में जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन था, ये सॉइल के पार्टिकल थे, इनके बीच में मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन था, तो कुछ पानी यहां पर रुक गया, इनके बीच में चिपक करके रुक गया, ये रुक गया, वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी फ्लो नहीं हुआ। ठीक है। तो अगेन हम बात करेंगे, कुछ पानी तो यहां से नीचे जाएगा, और नीचे जाकर के कहां मिलेगा? ग्राउंड वाटर टेबल में मिलेगा या नहीं? नीचे जाकर के क्या मिलेगा? ग्राउंड वाटर। तो ऐसा वाटर क्या हो जाएगा? हमारा ग्रेविटी वाटर।
और जो ये वाटर रुक गया है, ये वाटर रुक गया है, इस वाटर को रूट जोन में रुकने के कारण ये रूट जोन कैपिलरी एक्शंस के कारण यूज कर लेंगे। तो ये वाटर आपका ग्रेविटी वाटर ना होकर के एक तरीके से कैपिलरी वाटर की कैटेगरीज में आ जाएगा, क्योंकि कैपिलरी राइज हो जाएगा इस वाटर का। ठीक है, तो अगेन हम बात करते हैं तो दो तरीके हो सकते हैं। तीसरा, तो जितने भी जोन में ग्राउंड लेवल के नीचे जितना जोन होगा, जिस जोन में हमारे रूट्स फैले हुए हैं, ग्राउंड वाटर के नीचे जितना जोन होगा जिसमें हमारे रूट्स फैले हुए हैं, उसको क्या बोलते हैं? डेप्थ ऑफ रूट जोन, डी लेटर से डिनोट करते हैं। तो जिस डेप्थ तक हमारा रूट्स जा रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डेप्थ ऑफ रूट जोन। ठीक है, अगेन उसके नीचे आ सकता है एक इंटरमीडिएट जोन। इंटरमीडिएट जोन क्या होता है? ऐसा जोन जहां पर केवल सॉइल पार्टिकल हैं और ये रुका हुआ पानी भी यहां पर हो सकता है इंटरमीडिएट जोन में, या फिर अगर हम बात करते हैं तो कुछ ना कुछ मॉइस्चर सॉइल का अवेलेबल हो सकता है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं ये जो पानी है इरिगेशंस का, वो जोन 1, 2, 3 एंड 4, तो हम बात करते हैं जोन 1 से इंटरमीडिएट जोन से भी पास हो रहा है, तो हो सकता है कुछ पानी यहां पर रुक जाए। तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ये सैचुरेशन होगा या 100% सैचुरेशन होगा या कम सैचुरेशन होगा, नहीं पता हमें, लेकिन पानी की यहां पर अवेलेबिलिटी पॉसिबल हो सकती है। तो ऐसे जोन को क्या बोला था? इंटरमीडिएट जोन। उसके नीचे अगर हम बात करें तो आता है हमारा ग्राउंड वाटर जोन। और ग्राउंड वाटर जोन में, ग्राउंड वाटर जोन के ऊपर कुछ हाइट तक पानी कैपिलरी एक्शंस के कारण ऊपर उठ गया है। जो ये रेड पोर्शन दिख रहा है आपको, तो पानी कुछ हाइट तक ऊपर उठ गया है, तो इस जोन को हम बोलते हैं कैपिलरी जोन। और इस कैपिलरी जोन से पानी को एक्सट्रैक्ट करते हैं कौन? रूट्स। तो इंटरमीडिएट जोन यहां पर आपको काफी बड़ा दिखाई दे रहा है, बट कुछ mm की ही लेंथ में ही इंटरमीडिएट जोन हमारा होता है, या कुछ mm की डेप्थ में या कुछ सेंटीमीटर की डेप्थ में यहां पर हमारा इंटरमीडिएट जोन अवेलेबल हो सकता है। तो उसके नीचे आता है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर टेबल में क्या होगा? ग्राउंड वाटर। तो देखिएगा, ग्राउंड वाटर टेबल के ऊपर जितना भी वाटर अवेलेबल है सॉइल के साथ, उसको क्या बोला जाता है? सॉइल मॉइस्चर बोला जाता है। लेकिन ग्राउंड वाटर टेबल का जो लेवल है उसके नीचे जो भी वाटर अवेलेबल है उसको क्या बोला जाता है? उसको ग्राउंड वाटर बोला जाता है। तो अब वाटर दोनों हैं तो वाटर ही, लेकिन दोनों में अंतर समझ में आया? तो सॉइल तो सॉइल वाटर क्या है? सॉइल वाटर या सॉइल मॉइस्चर इज दैट वाटर which is added to the soil molecules, which is added to the voids of soil and holds in the voids of soil, which is added to the voids of soil and hold in the voids of soil is known as soil moisture, and it is available above the groundwater table। ठीक है, ग्राउंड वाटर टेबल के ऊपर अवेलेबल होता है, लेकिन उसके नीचे क्या होता है? ग्राउंड वाटर लेवल होता है। ठीक है, अब देखिएगा, ग्राउंड वाटर में अगर हम देखें तो सारे के सारे वॉइड्स यानी खाली स्थान, अगर हम बात करें यहां पर खाली स्थान कौन से हैं? दो पार्टिकल, ये देखिए सॉइल के पार्टिकल है, इनके बीच में आपको एक खाली स्थान दिख रहा है, ये खाली स्थान, इसको बोला जाता है वॉइड्स। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है वॉइड्स। तो ऐसे जितने भी वॉइड्स होंगे, सारे के सारे वॉइड्स पानी से भरे होंगे। सारे के सारे वॉइड्स किससे भरे होंगे? पानी से। एक गिलास लेना, इसमें सॉइल डालना। अगर सॉइल डालेगा तो तुम्हें दिखेगा इस तरीके से सॉइल ने पूरा स्पेस को भर दिया है, लेकिन अब इसमें पानी डालना, तो पानी क्या होगा? पानी इस स्पेस के नीचे यहां तक कहीं ना कहीं भर जाएगा। मतलब कहां भर रहा है? खाली स्थान में। तो खाली स्थान में भर रहा है तो उसको हम बोलेंगे क्या? वॉइड्स। तो अगर हम बात करते हैं तो यहां पर सारे वॉइड्स किससे भरे हुए हैं? पानी से। और जब सारे वॉइड्स पानी से भरे होते हैं तो उसको बोलते हैं सैचुरेशन जोन। क्या बोलते हैं? सैचुरेशन जोन। तो हमेशा सैचुरेशन जोन ग्राउंड वाटर लेवल के नीचे होगा, जबकि आपको पता होगा कैपिलरी जोन में जो सैचुरेशन हो सकता है वो 50% से लेकर के 100% तक वेरी कर सकता है। ठीक है, 50% से लेकर के 100% तक वेरी कर सकता है। तो ये भी यहां पर हो सकता है कुछ खाली स्थान हवा से भरे हो,
यहां पर तो कुछ खाली स्थान हवा से भरे हैं डेफिनेटली, और यहां पर भी कुछ खाली स्थान किससे भरे हैं, हवा से भरे हैं। तो यहां पर पूरा लेकर के ग्राउंड लेवल से लेकर के ग्राउंड वाटर टेबल लेवल तक अगर हम बात करते हैं तो हमारा कैसा हो जाता है, हमारा टोटल एयर का जोन भी है। वाटर तो हो सकता है बट एयर का जोन भी अवेलेबल है। तो ऐसे जोन को क्या बोलते हैं, जोन ऑफ एरेशन बोला जाता है। सॉरी, ऐसे जोन को क्या बोला जाता है, जोन ऑफ एरेशन बोला जाता है। तो ये डायग्राम क्लियर हुआ, ये डायग्राम आपको क्लियर हुआ है या नहीं। तो अगर हम बात करें तो द जोन फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू ग्राउंड ग्राउंड वाटर टेबल is known as soil moisture zone, या फिर ऐसा लिख सकते हैं, it is the zone available above ground water table। और दूसरा the zone below ground water table is known as groundwater, या ऐसा मत लिखो सॉइल मॉइस्चर जोन, या ऐसा लिखो द वाटर जोन ऑफ एरेशन, ऐसा लिखो, नोन एज जोन ऑफ एरेशन एंड ऐसा लिखिएगा, द जोन फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू ग्राउंड वाटर टेबल इज नोन एज जोन ऑफ एरेशन, और ब्रैकेट में इट इज द जोन अवेलेबल अबव ग्राउंड वाटर टेबल, एंड द मॉइस्चर, द वाटर in this zone is known as soil moisture। ठीक है, नेक्स्ट, द जोन बिलो ग्राउंड वाटर टेबल is known as what, saturation zone, and water in this zone is known as ground water। क्लियर है। और इसके नीचे में भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ इम्परवियस स्ट्रेटा आ गया हो, कुछ क्या आ गया हो, इम्परवियस स्ट्रेटा आ गया हो। सभी को ये डायग्राम क्लियर है? अभी पहले बताओ सभी को ये डायग्राम, डेप्थ ऑफ रूट जोन क्या है, कैपिलरी जोन कितना है। अब कैपिलरी जोन की जो डेप्थ है, अब कई लोगों को क्वेश्चन आएगा सर कैपिलरी जोन की डेप्थ कितनी होगी। बेटा ये जो डेप्थ है कैपिलरी जोन की डिपेंड करेगा सॉइल कैसा है, क्योंकि अभी यार हमने बात की है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है, अगर हम बात करते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिपेंड करेगी वॉइड्स ऑफ सॉइल पे, डिपेंड्स ऑन वॉइड्स ऑफ सॉइल, वॉइड साइज ऑफ सॉइल, वॉइड साइज ऑफ सॉइल। और वॉइड साइज ऑफ सॉइल डिपेंड करेगा किस पर, वॉइड साइज ऑफ सॉइल डिपेंड करता है हमारा कि किस तरीके की सॉइल यहां पर है, छोटे पार्टिकल की सॉइल है या बड़े पार्टिकल की सॉइल होगी तो वॉइड साइज बड़ा होगा, और छोटे पार्टिकल की सॉइल होगी तो वॉइड साइज कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि वॉइड साइज क्या है, उसके बेसिस पर हम बात करेंगे कि कैपिलरी जोन कितना ज्यादा डेप्थ का बन रहा है या कम डेप्थ का बन रहा है, उस बातों पे ये चीजें डिपेंड करने वाली हैं। तो मुझे बताओ पहले इतनी चीजें क्लियर है, इतनी चीजें क्लियर है, ठीक है। तो अब यहां पर हम बात करेंगे कुछ टर्मिनोलॉजी की जो हमें यहां पर पढ़ना है, ठीक है। तो अब मैं ये चीजें तुम्हें, अब सॉइल मॉइस्चर क्लियर हो गया, ग्राउंड वाटर क्लियर हो गया, जोन ऑफ एरेशन क्लियर हो गया, और सैचुरेशन जोन, ये दोनों चीजें क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक टर्म होता है सॉइल मॉइस्चर टेंशन, सॉइल मॉइस्चर
टेंशन। ये क्या होता है? एक टर्म होता है सॉइल मॉइस्चर टेंशन। ठीक है, इसी में तो आगे बढ़ते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी और पढ़ते हैं। तो सॉइल मॉइस्चर टेंशन, टेंशन का मतलब सबको पता है, अरे वो वाली टेंशन नहीं कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ या क्या हुआ। ठीक है, टेंशन का मतलब पता है, एक प्रकार की प्रभाव। ठीक है, जैसे कि तुम्हें एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। ठीक है, अब देखो ये पानी ग्रेविटी के कारण नीचे जा रहा है और रूट्स को इस पानी को अपने लिए ऊपर की तरफ एक्सट्रैक्ट करना है, तो अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क करना होगा, किसी फोर्स, ग्रेविटी फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना होगा। और जब ग्रेविटी फोर्स के अगेंस्ट काम करना है तो उसको कुछ ज्यादा अप्लाइड स्ट्रेसेस देना पड़ेंगे या नहीं। तो ऐसे टर्म्स को बोला जाता है सॉइल मॉइस्चर टेंशंस। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो इसको कई बार बोला जाता है एसएमटी। कई क्वेश्चन में लिखा होता है एसएमटी क्या होगा। ठीक है, एसएमटी को डिफाइन कीजिएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं एसएमटी क्या है, इट इज अ प्रेशर, it is a pressure applied by the roots to extract the water from voids of soil। तो देखो ये कैपिलरी वाटर जो है वो सॉइल के वॉइड्स में है। ये कैपिलरी वाटर क्या है? सॉइल के वॉइड्स में है। और अगर कैपिलरी वाटर सॉइल के वॉइड्स में है तो उस पानी को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। अपने आप जितना ऊपर आना था कैपिलरी के कारण, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर आ गया या 2 सेंटीमीटर आ गया सपोज। ठीक है, और अब यहां तक तो कैपिलरी के कारण आ गया है, लेकिन इसके ऊपर खींचने का काम किसका है? रूट्स का। तो रूट्स को कुछ ना कुछ प्रेशर लगाना पड़ेगा। ये कुछ ऐसा हुआ कि ये कुआं का पानी का लेवल है और यहां से आपको ये रस्सियां हैं और इस रस्सी से पानी को ऊपर उठाना है। तो बताओ, अगर जब पानी को ऊपर उठाएंगे तो रस्सी में कुछ ना कुछ टेंशन आएगा। और सॉइल मॉइस्चर टेंशन बोला गया है क्योंकि सॉइल मॉइस्चर्स को ही तो एक्सट्रैक्ट करना है। सॉइल मॉइस्चर को ही क्या करना है? एक्सट्रैक्ट। कैपिलरी जो जोन में है वो वाटर अवेलेबल है, उसको क्या बोला गया है? सॉइल मॉइस्चर। तो हम बात करें, इट इज अ प्रेशर applied by the roots to extract the water from the voids of soil। सॉइल के इस voids से पानी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो प्रेशर लगाया जा रहा है उसको क्या बोलेंगे? सॉइल मॉइस्चर टेंशन। या इस तरीके से भी लिख सकते हैं, it is defined as force per unit area applied by the roots to pull out the water from its voids या from its force। It is defined as the force per unit area। और अगर हम बात करते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, क्या फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस या प्रेशर को हम डिफाइन कर सकते हैं या नहीं? स्ट्रेस ही हुआ एक तरीके का। फोर्स पर यूनिट एरिया क्या हुआ? एक तरीके का स्ट्रेस। तो वो स्ट्रेस क्या है? टेंसाइल स्ट्रेस है। वो क्या है? टेंसाइल, क्योंकि ऊपर की तरफ खींचना है। तो अगर हम बात करते हैं सॉइल मॉइस्चर टेंशन, तो सॉइल मॉइस्चर टेंशन समझ में आया? चलो एक और एग्जांपल देता हूं। ठीक है, कुएं वाला एग्जांपल तुम्हें मजा नहीं आया। ठीक है, दोबारा एग्जांपल देता हूं। तुमने ली एक कोका कोला की बोतल, उसमें डाला एक स्ट्रॉ। ठीक है, अब स्ट्रॉ से तुमको पीना है, कोका कोला पीना है, मतलब कोल्ड ड्रिंक पीना है। तो तुमने क्या किया? इसको ऊपर की ओर एक्सट्रैक्ट किया। तो तुम जब इसको ऊपर की ओर एक्सट्रैक्ट करोगे तभी तो कोका कोला इस स्ट्रॉ में ऊपर चढ़ेगा, और ऊपर चढ़ने के बाद तुम्हारे माउथ तक पहुंचेगा या नहीं? तुम्हारे मुंह तक पहुंचेगा या नहीं? तभी तुम उसका टेस्ट ले पाओगे या नहीं? तो वही बात कर रहे हैं। तो तुमने क्या लगाया? कुछ प्रेशर लगाया। किसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए? कोका कोला। तो ये जो कोका कोला की बोतल है वो सॉइल मॉइस्चर है। अब इसमें स्ट्रॉ डाल दिया, मतलब रूट्स डाल दिए। अब इस रूट्स को
पानी ऊपर ले जाना है, रूट्स को क्या करना है, ये रूट्स यानी स्ट्रॉ है और इसको पानी ऊपर ले जाना है, तो बताओ कुछ प्रेशर लगाना पड़ेगा या नहीं, अपने आप तो आएगा नहीं, तो वही क्या है, सॉइल मॉइस्चर टेंशन है। अब मुझे बताओ क्या सॉइल मॉइस्चर टेंशन, बिल्कुल इजी वर्ड्स में क्लियर है सभी को, डेफिनेशंस अलग हम बात कर रहे हैं, क्या सॉइल मॉइस्चर अगर हम बात कर रहे हैं बिल्कुल इजी वर्ड्स में, क्या आप सभी को क्लियर है या नहीं, ठीक है। तो अब देखो यहां पर अगर हम बात करते हैं सॉइल मॉइस्चर टेंशन, तो मेजर किसमें किया जाएगा, टेंशन है, ठीक है, और टेंशन हमेशा या तो फोर्स पर यूनिट एरिया आपने बोल दिया है तो किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और अगर किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो क्या एक प्रेशर का यूनिट भी बनता है इसी तरीके से या नहीं, तो हम बात करेंगे मेजर्ड, इट इज मेजर्ड इन एटीएम, किसमें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मेजरमेंट में करते हैं, तो इट इज मेजर्ड इन एटीएम, और मेजर किससे किया जाता है, एंड मेजर्ड बाय टेंसियोमीटर, टेंसियोमीटर इसका जो इंस्ट्रूमेंट है कि कितना सॉइल मॉइस्चर टेंशन लगाएंगे, तो वो कौन से इंस्ट्रूमेंट से पता लगाते हैं, हम टेंसियोमीटर से पता लगाते हैं, किससे पता लगाते हैं, टेंसियोमीटर से। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, वो क्या, कि अगर मैं एसएमटी की वैल्यू लिखाना चाहूं और सॉइल मॉइस्चर की वैल्यू देखना चाहूं, तो दोनों का रिलेशनशिप कैसा होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, ये पूरा नोट डाउन कर लिया है, ये पूरा नोट डाउन कर लिया है, चलो तो इसको साफ करता हूं फिर आगे बढ़ता हूं। ठीक है, मैं क्या पूछ रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज करेक्ट, एसएमटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉइल मॉइस्चर, दूसरा एसएमटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉइल मॉइस्चर, सी ऑप्शन एसएमटी डू नॉट रिलेटेड टू सॉइल मॉइस्चर, और ऑप्शन डी मैं नहीं खेल रहा। कोई ऐसा भी होगा कि बोला क्या सर क्या पूछ रहे हो, मैं तो नहीं खेल रहा, मैं नहीं खेल रहा, ठीक है, मतलब सिंपली क्विट, नन ऑफ द अबव मान लो तुम ऐसा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं एसएमटी सॉइल मॉइस्चर से किस तरीके से अवेलेबल है, बताओ अगर सॉइल मॉइस्चर ज्यादा हुआ, मतलब पानी का लेवल ऊपर तक हुआ, पानी का लेवल ऊपर तक हुआ, तो इन जड़ों को जो एक्सट्रैक्ट करना होगा पानी, इन रूट्स को पानी एक्सट्रैक्ट करना होगा, तो बताओ ज्यादा प्रेशर देना होगा या कम प्रेशर देना होगा। तो अगर मॉइस्चर ज्यादा है, ध्यान रखना, ठीक है, मॉइस्चर क्या है, ज्यादा है, तो एसएमटी जो प्रेशर लगेगा वो प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा, मतलब एसएमटी क्या लगने वाला है, कम। और अगर मॉइस्चर की बात कर रहे हैं कम है, तो प्रेशर क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो हमारा ये चीज क्लियर है। अभी भी कई लोग बोले सर ये कैसे हो गया, समझ में नहीं आ रहा, फिर से तुम कोको कोला की बोतल पे आओ, आज तुम्हें मैं इतना कोको कोला पिलाऊंगा कि तुम परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो जिन्हें कोको कोला नहीं पीना है वो पानी की बोतल, मतलब बोतल में पानी भर लेना, ठीक है। चलो अगेन, अगर मैं बात करता हूं कोको कोला की बोतल फुल भरी हुई है, अब तुमने इसमें स्ट्रॉ डाला, तो तुम्हें इतनी डिस्टेंस ही तो उस कोको कोला को मूव करवाना है, तो आराम से अगर तुम सक्शन करोगे मुंह से, तो कम प्रेशर लगा करके ज्यादा अमाउंट ऑफ लिक्विड को ऊपर की ओर ले सकते हो या नहीं। तो अगर मॉइस्चर ज्यादा, मतलब बोतल क्या है, भरी हुई है, मॉइस्चर ज्यादा का मतलब बोतल भरी हुई है, तो प्रेशर कम लग रहा है। लेकिन जब नीचे चला जाता था तो तुम क्या करते थे, बिल्कुल कोको कोला के लिक्विड के ऊपर लगाते थे और उसके बाद खींचने की कोशिश करते थे, तो कुछ गुड़ गुड़ की साउंड आती थी, कुछ साउंड आते थे, और उसमें जो अमाउंट ऑफ लिक्विड आता था वो भी कम आता था, लेकिन तुम्हारा प्रेशर क्या लगता था, ज्यादा। तो मॉइस्चर कम हो गया, जैसे जैसे नीचे जाता जाएगा, तो पहले जितना फोर्स लगा करके लिक्विड को ऊपर ले रहे थे, अब उतना ही फोर्स लगा करके लिक्विड को कम ले पाओगे या नहीं। तो अब मॉइस्चर अगर कम हो गया तो प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा, तब सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड को आप एक्सट्रैक्ट कर पाओगे। तो मुझे बताओ एसएमटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉइस्चर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो आपका ऑप्शन क्या होगा,
SMT इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉइल मॉइस्चर। कितने लोगों ने सही अज्यूम किया हुआ था वो कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। मतलब समझ में आ रहा है ना, तो ऐसी चीजें सोचने की कोशिश करना है। अब ये मत बोलना कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आ गया था, ठीक है। तो इस तरीके से सॉइल मॉइस्चर टेंशन को बिल्कुल इजी वर्ड में समझने की कोशिश की है हमने कोको कोला की बोतल से। तो तुम्हारा बचपन ही है जो तुम्हें इंजीनियरिंग सिखा रहा है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है ही नहीं कुछ इंजीनियरिंग में, बचपन ही है बस। चलो अब हम यहां पर बात करते हैं कुछ और टर्मिनोलॉजी की, जैसे कि एक टर्मिनोलॉजी होती है सैचुरेशन कैपेसिटी, ठीक है। एक टर्मिनोलॉजी क्या होती है? सैचुरेशन कैपेसिटी। सैचुरेशन कैपेसिटी, अगर हम बात करते हैं सैचुरेशन कैपेसिटी की, तो सैचुरेशन कैपेसिटी होता क्या है? सैचुरेशन कैपेसिटी होता क्या है, ठीक है। कोको कोला की बोतल को फुल भर दो, जो उतना छोटा सा वो जो ऊपर का जो पोर्शन रहता है ना, ऐसे ये बोतल है और इस बोतल में क्या होता है, ऊपर का पोर्शन खाली रहता है। अब इस खाली पोर्शन को भी क्या कर दो तुम, पूरा फुल भर दो। मतलब जितने भी वॉइड्स हैं वो सारे के सारे वॉइड्स, अगर हम बात करते हैं सॉइल मॉइस्चर के अंदर जो लेवल है, ये सारे के सारे वॉइड्स अप टू द ग्राउंड लेवल, अप टू द ग्राउंड लेवल, ठीक है। या हम बात करें कि इनटू द रूट जोन डेप्थ, रूट जोन डेप्थ में अगर सारे वॉइड्स पानी से भर गए, सारे वॉइड्स पानी से भर गए, तो क्या सारे वॉइड्स पानी से भर जाने के कारण यहां का सॉइल भी सैचुरेट हो जाएगा या नहीं? यहां का सॉइल क्या हो गया? सैचुरेट। और उस सैचुरेशन की कंडीशन में जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हम डिफाइन करेंगे, ठीक है, सॉइल इज होल्डिंग मैक्सिमम मॉइस्चर। अगर हम बात करें सॉइल, हम बोल रहे हैं मैक्सिमम मॉइस्चर, और उस कंडीशन में जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी डिफाइन करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? सैचुरेशन कैपेसिटी। नहीं आई समझ में? देखो, अगर हम बात करें कोको कोला की बोतल यहां से इतनी खाली होती है, मतलब अभी भी कुछ वॉइड्स बाकी है, कुछ खालिस्तान बाकी है, और कुछ खालिस्तान बाकी है, तो इसमें क्या किया हमने? इसमें इसको भी क्या कर दिया? भर दिया। तो अब बताओ, क्या बोतल के टॉप तक अब पूरा लिक्विड भरा हुआ है? और बोतल के टॉप तक अगर पूरा लिक्विड भरा हुआ है तो क्या इसकी मैक्सिमम होल्डिंग पावर हुई या नहीं है? ये क्या हुई? इसकी मैक्सिमम वाटर होल्डिंग पावर या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो जो ये मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हुई है, इस मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की यदि मैं बात कर रहा हूं, तो मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या कही जाएगी? सैचुरेशन कैपेसिटी कही जाएगी। तो हम बात करेंगे, लिखने की बात करेंगे कि इफ ऑल द voids in root zone are filled with water, filled with water, then in that condition soil is holding maximum moisture and capacity of holding moisture in that condition is said to be saturation capacity. ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इस सेड टू बी सैचुरेशन कैपेसिटी, तो हम बात करते हैं इसको क्या बोलते हैं? सैचुरेशन कैपेसिटी बोलते हैं। अच्छा, एक और बात, कितने लोग यहां पर पढ़ रहे हैं? एक बार सभी लोग कमेंट सेक्शन में हाय लिख देना या कुछ भी चीजें अपना फीडबैक लिख देना, तो मुझे पता चलेगा कितने लोग यहां पर डेली वाले हैं, ठीक है। डेली वाले कितने लोग आ रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोग इंटरमीडिएट हैं, वो कई बार डाउट पूछने लगते हैं, तो उनको बता दूं कि बेटा आपको पूरी लेक्चर सीरीज कंप्लीट करनी होगी, क्या पता कौन सा लेक्चर कहां से कनेक्ट हो जाए, तो वो चीज समझना जरूरी है। तो कुछ लोगों के ऐसे डाउट आ रहे थे कि सर ये टॉपिक कब होगा, वो टॉपिक कब होगा, तो उसके लिए मैं बता रहा हूं पूरी कंप्लीट लेक्चर सीरीज देखिएगा।
या इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जरूर देख लीजिएगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक कब हम कवर अप कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं सैचुरेशन कैपेसिटी। ठीक है, अब सैचुरेशन कैपेसिटी की बात कर रहे हैं तो हमने क्या बोला, ऑल द वॉइड्स इन द रूट जोन आर फिल्ड विद वाटर। अब मुझे बताओ, अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जो बॉटल है, अब बॉटल में मैक्सिमम, अगर हम बात कर रहे थे पहले इतना बॉटल भरा हुआ था, ठीक है, अब हमने भर दिया है मैक्सिमम। अब मुझे बताओ, क्या इसमें से लिक्विड को बाहर निकालने के लिए आपको कोई प्रेशर देना होगा? आपको कोई ज्यादा प्रेशर देना होगा? बिल्कुल ना के बराबर प्रेशर देना होगा। आपने स्ट्रॉ डाली, यहां ये स्ट्रॉ डाली और स्ट्रॉ यहां तक आई और आपने यहां पर तुरंत इसका सक्शन कर लिया, तुरंत सक्शन कर लिया। तो मतलब अगर हम यहां पर बात करें, आपने बोला था सॉइल मॉइस्चर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एसएमटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एसएमटी, सॉइल मॉइस्चर टेंशन। तो ये तो मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी है। सैचुरेशन कैपेसिटी क्या है? मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी है कि मैक्सिमम वाटर कितना होल्ड कर सकते हैं, मैक्सिमम वाटर कितना होल्ड किया जा सकता है। ठीक है, मैक्सिमम वाटर कितना होल्ड किया जा सकता है, वो मैक्सिमम कैपेसिटी है। तो बताओ सॉइल मॉइस्चर टेंशन कितना होना चाहिए? 0। कितना होना चाहिए? 0। यहां तो तुम बस थोड़ा सा बॉटल को तिरछा करो और पानी बाहर आ जाएगा, लिक्विड बाहर आ जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं कि एसएमटी in at saturation capacity, SMT at saturation capacity is taken as 0, is taken as 0। मतलब यहां पर आपको कोई भी प्रेशर नहीं लगाना है, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, SMT at saturation capacity कितना होगा? 0 हो जाएगा। SMT एट सैचुरेशन कैपेसिटी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो मुझे बताओ, एक डायग्राम में अभी पूरी कहानी चल रही है, केवल एक डायग्राम में पूरी कहानी, और हमने एग्जांपल किसका लिया? कोको कोला की बोतल का। ठीक है, सॉइल मॉइस्चर टेंशन समझा, उसी से हमने क्या समझा? सैचुरेशन कैपेसिटी समझने की बात की हुई है। तो आई होप कि इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। तो ये डेफिनेशन भी सैचुरेशन कैपेसिटी की थोड़े से ध्यान रखना है। बिल्कुल देखो, बुक की लैंग्वेज कुछ भी हो, मैं यहां पर आपको बस सिंप्लीफाई करके लैंग्वेज बताने की कोशिश करता हूं। ठीक है, कंप्लीटली फिल्ड विद मॉइस्चर, यहां बोला है ऑल द वॉइड्स इन द रूट जोन आर फिल्ड विद वाटर, और शायद वहां पर बुक्स में जो लिखा हो कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर। ठीक है, ऑल द वॉइड्स आर कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर, मतलब यहां पर पूरी तरीके से पानी भर चुका है वॉइड्स के अंदर। तो हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करके अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये बताइएगा, पहले इतनी चीजें क्लियर हैं? तो देखो, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्लोली चल रहा हूं मैं इस चैप्टर में। इंपॉर्टेंट क्यों है? चाहे गेट हो, ईएसई हो, एसएससी हो, या कोई भी एई एग्जाम हो, जूनियर इंजीनियरिंग एग्जाम्स हो, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और एसएससी ने करंट में इसके ये थ्योरेटिकल पार्ट से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिए, एसएमटी पूछना स्टार्ट कर दिया है, सैचुरेशन कैपेसिटी पूछना स्टार्ट कर दिया है, फील्ड कैपेसिटी की डेफिनेशन पूछना स्टार्ट किया गया है, सॉइल मॉइस्चर किस जोन को बोलते हैं, अबव द वाटर टेबल, बिलो द वाटर टेबल, ये सब पूछ रहा, जोन ऑफ एरिएशन, सैचुरेशन जोन, ये सारे डेफिनेशंस पूछना स्टार्ट कर दिए हैं। इसलिए हम इनको बिल्कुल डिटेल में देखते हुए चल रहे हैं। बेसिकली आप एग्जाम्पल याद रखेंगे, चीजें अच्छे से याद रहेंगी। ठीक है, चलिए सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे फील्ड कैपेसिटी की। नेक्स्ट किसकी बात करेंगे हम? फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी अब मुझे ये बताओ, अगर आप बोल रहे हो कि सारे के सारे वॉइड्स पानी से भरे हों, तो सारे के सारे वॉइड्स पानी से भरे हों, ये एक तरीके की हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट हुआ। अगर हम हाइपोथेटिकल भी नहीं बोले, किसी ने बोला सर बरसात के समय में ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये कंडीशन कुछ समय की ही है या नहीं? ये कंडीशन कुछ समय की ही है, हमेशा तो नहीं रहने वाली है। उसी तरीके से जिस तरीके से कोको कोला की जो बोतल है यहां पर, अरे यार ध्यान रखना, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं कोको कोला की जो ये बोतल है तुम्हारी, ठीक है, तो इसमें जो हम लिक्विड फिलअप करते हैं, ऊपर से कुछ पोर्शन छोड़ करके करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ सेफ्टी, फॉर द पर्पज ऑफ सेफ्टी। ठीक है, और उसके ऊपर यहां पर क्या लगा होता है? एक कैप लगा होता है।
एक क्या लगा होता है, कैप। ठीक है, अब बात समझना यहां पर कि अगर हम सैचुरेशन कैपेसिटी की बात करें तो कंप्लीट स्पेस फिल विथ वाटर, कंप्लीटली वॉइड्स फिल्ड विथ वाटर। बट फील्ड कैपेसिटी में क्या है, एक्चुअल कैपेसिटी। जो हम सैचुरेशन कैपेसिटी की बात कर रहे हैं एक हाइपोथेटिकल हो गया या कुछ समय के लिए हुआ। क्या हमेशा सैचुरेशन कैपेसिटी पे पानी को होल्ड किया जा सकता है सॉइल के अंदर? नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमेशा अगर सैचुरेशन कैपेसिटी पे होल्ड करोगे ना तो यील्ड कम हो जाएगी। क्योंकि आपने इनिशियली एक ग्राफ देखा हुआ था कि जैसे जैसे वाटर का अमाउंट बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे यील्ड क्या होगा, पहले बढ़ेगा, मैक्सिमम पहुंचेगा, फिर कम हो जाएगा। मतलब पूरा एरिया सबमर्ज रहेगा, वाटर लॉगिंग के केस बन सकता है। और उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, हमारा यील्ड प्रॉपर नहीं होगा। तो यील्ड प्रॉपर करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ स्पेस को खाली रखते हैं। तो अगर हम बात करें एक्चुअली जो सॉइल मॉइस्चर होल्ड किया गया है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, फील्ड कैपेसिटी बोल रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे डेफिनेशन, इट इज द मैक्सिमम वाटर कंटेंट या मैक्सिमम सॉइल मॉइस्चर which can be hold in the root zone under influence of gravity is known as field capacity। मतलब ये पानी भी ग्रेविटी के इंफ्लुएंस में आ सकता है, सैचुरेशन कैपेसिटी वाला भी आ सकता है। एक मिनट ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं वो भी आ सकता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, सॉरी क्या बोल रहा हूं, होल्ड कर रहा है, जब होल्ड कर रहा है तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी का विच डू नॉट ड्रेन अंडर द इन्फ्लुएंस। देखो फिर से शुरू से सुनो, लिखते ही जाते हैं। ठीक है, इट इज द सॉइल मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी in the root zone which cannot be drained under influence of gravity। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं इट इज द सॉइल मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी। तो ये भी क्या है, हमारा सॉइल मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ही है। और सैचुरेशन कैपेसिटी भी क्या थी, वो होल्डिंग कैपेसिटी थी जब सारे वॉइड्स फिलअप हो। इट इज द सॉइल मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी। अब सॉइल मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी के आगे अगर हम बात करें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, इट इज द मैक्सिमम moisture contained in the root zone which cannot be drained under gravity, जो ग्रेविटी के कारण ड्रेन नहीं किया जा सकता है। तो क्या बोला है, मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट इन द रूट जोन, इट इज द मैक्सिमम वाटर मॉइस्चर कंटेंट इन द रूट जोन विच कैन नॉट बी ड्रेन अंडर ग्रेविटी, जो अंडर ग्रेविटी ड्रेन नहीं किया जा सकता बल्कि जिसको क्या किया जाता है, बट इट इज होल्डेड अगेंस्ट ग्रेविटी। इसको ग्रेविटी के अगेंस्ट क्या किया जाता है, रोक के रखा जाता है, होल्ड किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फील्ड कैपेसिटी। तो सैचुरेशन कैपेसिटी मतलब एक पॉइंट यहां हो गया और फील्ड कैपेसिटी एक पॉइंट यहां पर हो गया है। तो मुझे बताओ कि अगर मैं लिखता हूं यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो सैचुरेशन कैपेसिटी शुड बी ग्रेटर देन फील्ड कैपेसिटी, या ऑप्शन बी सैचुरेशन कैपेसिटी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू फील्ड कैपेसिटी, या ऑप्शन सी सैचुरेशन कैपेसिटी शुड नॉट बी ग्रेटर देन फील्ड कैपेसिटी, या सैचुरेशन कैपेसिटी
कैन नॉट बी इक्वल टू द फील्ड कैपेसिटी। इन चार ऑप्शंस में से आपका सही ऑप्शंस क्या है? तो बताओ, क्या फील्ड कैपेसिटी हमारा ये है और सैचुरेशन कैपेसिटी यहां है? तो बताओ, पानी अगर भर दिया जाएगा तो फील्ड कैपेसिटी क्या है? मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट विच कैन बी होल्ड। अगर पानी भर दिया है, ये पूरा भर दिया है, तो ये मैक्सिमम फील्ड, अगर हम बात करें तो ये मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट हो गया इन द रूट जोन, मैक्सिमम। अब मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है कि फील्ड कैपेसिटी पे रहे, इसके ऊपर चला जाए या इसके ऊपर चला जाए और सैचुरेशन कैपेसिटी तक चला जाए। तो तुम मुझे बताओ, क्या फील्ड कैपेसिटी एक पॉइंट पे जाकर के सैचुरेशन कैपेसिटी के बराबर हो सकते हैं या नहीं? मतलब फील्ड कैपेसिटी एक पॉइंट पे जाकर के किसके बराबर? सैचुरेशन कैपेसिटी। तो हम बात करेंगे फील्ड कैपेसिटी सैचुरेशन कैपेसिटी के बराबर हो सकता है, तो ये ऑप्शन गलत हुआ। शुड नॉट बी ग्रेटर देन, देखो और हमेशा ग्रेटर देन तो रहेगा ही, तो ये बोल रहा है शुड नॉट बी ग्रेटर देन, तो ये तो ऑप्शन गलत गया। तो ए और बी में से अगर बेस्ट ऑप्शन निकालना चाहे तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है कि सैचुरेशन कैपेसिटी और फील्ड कैपेसिटी का रिलेशनशिप क्या होगा। तो सैचुरेशन कैपेसिटी अगर हम बात करें तो सैचुरेशन कैपेसिटी will always be greater than equal to field capacity, हमेशा फील्ड कैपेसिटी से ज्यादा होगा। अब बताओ, सैचुरेशन कैपेसिटी पे अगर तुमने स्ट्रॉ लगा के इस कोल्ड ड्रिंक को पीने की कोशिश की तो एसएमटी कितना था? 0। बट फील्ड कैपेसिटी में अगर तुमने स्ट्रॉ लगा के पीने की कोशिश की तो तब तो तुम्हें कुछ ना कुछ प्रेशर अप्लाई करना होगा या नहीं? कुछ ना कुछ प्रेशर अप्लाई करना होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट, एसएमटी एट द रेट ऑफ फील्ड कैपेसिटी वो कितना होगा? 1/10 ATM टू 1/3 ATM, 1/10 ATM टू 1/3 ATM, इतना हमारा एसएमटी की वैल्यू आती है कहां पर? फील्ड कैपेसिटी पर। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, एसएमटी की वैल्यू, सॉइल मॉइस्चर टेंशन की वैल्यू फील्ड कैपेसिटी पे कितनी आती है। तो बताओ, फील्ड कैपेसिटी क्लियर है? सभी को फील्ड कैपेसिटी क्लियर है? अब जब फील्ड कैपेसिटी क्लियर है तो अब आगे की बात करते हैं कि फील्ड कैपेसिटी कैलकुलेट कैसे करते हैं। फील्ड कैपेसिटी कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा यही है कि फील्ड कैपेसिटी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब ये डायग्राम में जाके रफ किया हूं, तो बताइएगा, फील्ड कैपेसिटी को समझने की कोशिश करते हैं। इस डायग्राम का ऊपर वाला पोर्शंस में ले रहा हूं अब, ठीक है। रूट जोन को ही कंसीडर कर रहा हूं, केवल किसको कंसीडर कर रहा हूं? इसी डायग्राम के रूट जोन को कंसीडर कर रहा हूं। अब देखिएगा, रूट जोन को कंसीडर करना है तो कुछ डायग्राम इस तरीके से बनेगा। यहां पर मैंने बात की है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है और ग्राउंड लेवल के नीचे यहां पर रूट जोन है। तो ये हो गया डेप्थ डी, डेप्थ ऑफ रूट जोन। ये क्या हो गया? डेप्थ ऑफ रूट जोन। अब तुम मुझे बताना, ठीक है, इसके ऊपर लगा हुआ है पौधा आपका, तो ये आपका सरफेस कुछ इस तरीके से आया या नहीं? ये सरफेस कुछ इस तरीके से आया या नहीं? और अगर ये सरफेस कुछ इस तरीके से आया तो आप एक काम कीजिएगा, यहां पर जो क्रॉस सेक्शन एरिया लिया गया है, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया सॉरी, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया को कंसीडर किया। नीचे क्या है? पूरे में सॉइल है। नीचे क्या है? पूरे में सॉइल। अगर पूरे में सॉइल है तो यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 × 1 डायमेंशन का क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहां पर सॉइल है तो इसके ऊपर लगा होगा पौधा, ठीक है। अब बताओ, ये एक गिलास है, इस गिलास में सॉइल भरी हुई है। अगर इस गिलास में सॉइल भरी हुई है तो तुम मुझे बताओ, ये डी डेप्थ का है, इसमें पानी डालोगे तो क्या पानी टोटल डी डेप्थ में आएगा? नहीं, पानी कहां आएगा? इसके बीच बीच के खाली स्थान में, ये बीच बीच के खाली स्थान में। और अगर इसको तुम प्रॉपरली बनाना चाहो तो क्या कुछ इस तरीके से, डी जो तुम्हारे ग्लास की विड्थ थी, पानी केवल ऊपर के DW डेप्थ में आएगा या नहीं? और नीचे ये सारे सॉलिड आ जाएंगे या नहीं? नीचे ये सारे सॉलिड आ जाएंगे। फेज डायग्राम की तरह बना लोगे या नहीं? किसकी तरह बनाओगे?
फेज डायग्राम की तरह हम यहां पर बना सकते हैं। तो अगर हम इसी डायग्राम को यहां पर देखना चाहें तो डी जो है वो रूट जोन की डेप्थ है। डी क्या है? रूट जोन डेप्थ। और अगर रूट जोन डेप्थ में बात करें तो यहां पर कुछ अमाउंट में डेप्थ ऑफ वाटर निकल करके आएगा या नहीं। और अगर डेप्थ ऑफ वाटर निकल करके आया तो हमने इसको एरिया को ए बोल दिया है, ठीक है। अगर डेप्थ ऑफ वाटर निकल कर आया तो नीचे क्या है? यहां पर सॉइल है। ये पूरा क्या है? सॉइल। ये पूरा क्या है? सॉइल। तो क्या इसी तरीके का फेज डायग्राम बन गया? ऊपर लगाना है तो मैं पौधा लगा दो, लो ये लगा दिया पौधा। क्लियर हुई बात? तो अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर, हमसे क्वेश्चंस जो करता है वो करता है रूट ऑफ डेप्थ जोन निकालिएगा, सॉरी डेप्थ, सॉरी डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड निकालिएगा। ये डेप्थ ऑफ वाटर निकालने को बोल देता है, ठीक है। तो अगर डेप्थ ऑफ वाटर निकालने को बोलता है तो हम सिंपली लिखेंगे यहां पर फील्ड कैपेसिटी। देखिए फील्ड कैपेसिटी वाले पॉइंट में ही चल रहा है। फील्ड कैपेसिटी इज इक्वल टू, फील्ड कैपेसिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर retained against gravity। ग्रेविटी के अगेंस्ट जो वेट ऑफ वाटर रिटेन्ड है इन रूट जोन। रूट जोन में जो भी ग्रेविटी के अगेंस्ट वाटर रिटेन्ड है उस वाटर का वेट अपॉन वेट ऑफ सॉइल, वेट ऑफ सॉइल मास रिटेन्ड in the same volume of root zone। मतलब जितने वॉल्यूम में हम किसकी बात कर रहे हैं? जितने वॉल्यूम में वाटर रिटेन हो रहा है, ये एरिया है ए और यहां पर डेप्थ है, तो एरिया इंटू डेप्थ वॉल्यूम हो गया। जितने वॉल्यूम में हमारा वाटर की डेप्थ को रिटेन किया गया है, ठीक है, या ऐसा भी लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉइल मास ऑफ ड्राई सॉइल मास इन द सेम वॉल्यूम ऑफ रूट जोन, ठीक है। वेट ऑफ ड्राई सॉइल मास ऐसा लिखिएगा, वेट ऑफ ड्राई सॉइल मास रिटेन इन द सेम वॉल्यूम ऑफ रूट जोन, ठीक है। उसी वॉल्यूम में क्या है? रूट जोन के उसी वॉल्यूम में क्या कर रहे हैं? ड्राई सॉइल मास कितना रिटेन्ड है। और अगर हम इसको परसेंटेज में लिखना चाहें तो इनटू क्या कर देते हैं? 100। तो ये फॉर्मूला भी याद रखना है, कई बार इस फॉर्मूले से क्वेश्चन बना देता है वो। पहला तो फील्ड कैपेसिटी क्या है? फील्ड कैपेसिटी जो भी वाटर होल्ड कर रहा है अगेंस्ट ग्रेविटी, जो भी वाटर होल्ड कर रहा है अगेंस्ट ग्रेविटी, उसको हम बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी, ठीक है। और फील्ड कैपेसिटी क्या होता है? वेट ऑफ वाटर रिटेन अगेंस्ट ग्रेविटी इन रूट जोन अपॉन वेट ऑफ ड्राई सॉइल मास रिटेन इन द सेम वॉल्यूम ऑफ रूट जोन। उसी वॉल्यूम में रूट जोन के कितना हमारा सॉइल मास रिटेन हो रहा है। तो अगर हम वेट लिखना चाहें तो बताइएगा, फील्ड कैपेसिटी इज इक्वल टू, वेट इज इक्वल टू क्या होता है? यूनिट वेट इनटू वॉल्यूम अपॉन यूनिट वेट इनटू वॉल्यूम। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें तो ये किसके लिए है? ये वाटर के लिए है, क्योंकि वाटर का वेट निकालना है, वेट ऑफ वाटर। और ये किसके लिए? ये हमारा है ड्राई सॉइल के लिए। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो गामा डब्ल्यू इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिटेन, अगर हम बात करें तो वॉल्यूम ऑफ वाटर रिटेन VW अपॉन यूनिट वेट यानी गामा ड्राई इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका? टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। तो ये टोटल वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना देता हूं, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब सॉल्व करने की बात करते हैं। तो क्या बताओ, क्या तुम वॉल्यूम को एरिया इंटू डेप्थ लिख सकते हो? वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू डेप्थ। तो फील्ड कैपेसिटी इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू अपॉन गामा ड्राई इंटू वॉल्यूम एरिया इंटू डेप्थ ऑफ वाटर अपॉन एरिया इंटू डेप्थ ऑफ रूट जोन, क्योंकि सॉइल पूरे रूट जोन में अवेलेबल है। सॉइल किसमें? रूट जोन में। तो अगर हम बात करें एरिया यूनिट है तो यूनिट यानी 1 है, यूनिट क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू 1 यूनिट लेके चल रहे हैं। तो ये कैंसिल आउट हो गया या नहीं? कैंसिल आउट हो गया। तो हम एरिया इसकी जगह ए की जगह कितना लिखेंगे? यहां पर सॉरी 1 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 1।
ठीक है, तो अब देखो यहां से क्या बन के आ रहा है, डेप्थ ऑफ रूट जोन इज इक्वल टू, ये डेप्थ ऑफ रूट जोन इज इक्वल टू कितना है, गामा ड्राई अपॉन गामा डब्लू इंटू, गामा ड्राई अपॉन गामा डब्लू इंटू क्या हो जाएगा, डी इंटू एफ सी। डेप्थ ऑफ रूट जोन निकल के आ गई या नहीं? तो यहां पर लिखेंगे डेप्थ ऑफ वाटर, dw इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ वाटर इन रूट जोन। d क्या होगा, डेप्थ ऑफ रूट जोन, ठीक है। fc क्या होगा, फील्ड कैपेसिटी, फील्ड कैपेसिटी। और ध्यान रखना फील्ड कैपेसिटी जनरली आपको परसेंटेज में दिया जाएगा, तो यहां पर फ्रैक्शन पार्ट रखना है, ठीक है। किसमें रखना है, फ्रैक्शन। लाइक क्वेश्चन में फील्ड कैपेसिटी आपको 38% दी गई है सॉरी, क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 38% दिया गया है। अगर क्वेश्चन में 38% दिया गया तो यहां पर कितना रखेंगे, 0.38, 0.38, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं तो हमारा गामा ड्राई क्या है, ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल, सॉइल का ड्राई यूनिट, और गामा डब्ल्यू क्या है, यूनिट वेट ऑफ वाटर, यूनिट वेट ऑफ वाटर। अब देखिएगा जो ड्राई यूनिट वेट है उसका यूनिट क्या हो सकता है, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब हो सकता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो सकता है, या ग्राम पर मीटर सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है। तो हम बात करेंगे गामा डब्ल्यू की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब लिया जा सकता है, या 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब लिया जा सकता है, या 1 ग्राम पर सीसी लिया जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि गामा ड्राई का यूनिट क्या दिया है क्वेश्चन में। या फिर आपको डायरेक्टली बोलेगा कि ड्राई स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर हम बात करें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। यहां स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या लिया है, गामा डब्ल्यू। तो ये भी बोल सकता है ड्राई स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो गामा डब्ल्यू अपॉन गामा ड्राई को हम क्या लिख सकते हैं, गामा डब्ल्यू अपॉन गामा डब्ल्यू, सॉरी गामा ड्राई अपॉन गामा डब्ल्यू क्या लिख सकते हैं, ड्राई स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट किस कंडीशन में है, ड्राई सॉइल के कंडीशन में। तो इसको यहां पर क्वेश्चन में इस तरीके से भी मेंशन कर सकता है, डायरेक्टली गामा ड्राई की वैल्यू ना देकर के क्या दिया, ड्राई स्पेसिफिक वेट दिया गया है। ये फॉर्मूला कंठस्थ कर लीजिएगा और कम से कम 3 स्टार दे लीजिएगा, क्योंकि इसके बिना इस चैप्टर में क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं इसके बिना इस चैप्टर में क्वेश्चन नहीं बनवाया। तो अब हम फिर से थोड़ा सा इस फॉर्मूले को मॉडिफाइड करते हैं। कैसे मॉडिफाइड कर रहे हैं, मॉडिफाइड करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारी क्या थी, फील्ड कैपेसिटी इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू अपॉन गामा ड्राई इंटू वी डब्ल्यू अपॉन वी। तो देखिएगा वी डब्ल्यू को क्या हम जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है, क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के बराबर लिख सकते हैं या नहीं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के बराबर लिख सकते हैं या नहीं, क्योंकि जितना भी पानी स्टोर होगा वो केवल और केवल कहां स्टोर होने वाला है, जो जितना भी पानी स्टोर होने वाला है वो केवल और केवल कहां होने वाला है, वॉइड्स में, खाली जगह में। खाली जगह के अलावा कहीं और तो नहीं होगा। तो अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो फील्ड कैपेसिटी इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू अपॉन गामा ड्राई इज इक्वल टू इनटू वी बी अपॉन वी लिखा जा सकता है। और हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, हमने सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज इक्वल टू क्या होता है, पोरोसिटी एन। क्या होता है, पोरोसिटी एन। और पोरोसिटी की बात करें तो फील्ड कैपेसिटी इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू अपॉन गामा ड्राई इंटू एन। तो अभी हम बात कर रहे थे कि सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि फील्ड कैपेसिटी कितनी होगी, सैचुरेशन कैपेसिटी कितनी होगी, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अगर अच्छी चाहिए है तो हमें फाइन सॉइल लेना पड़ेगा, क्योंकि फाइन सॉइल के लिए पोरोसिटी क्या होगी, ज्यादा, और फाइन सॉइल के लिए पोरोसिटी ज्यादा, फील्ड कैपेसिटी ज्यादा। और फील्ड कैपेसिटी ज्यादा होने का मतलब है कि सॉइल की यील्डिंग अच्छी होगी, वाटर का होल्डिंग अच्छा हो रहा है, और वाटर का होल्डिंग अच्छा हो रहा है तो पानी जल्दी एक्सट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि कितना एसएमटी लग रहा है, 1/10 टू 1/3 एटीएम, 1/10 टू 1/3 एटीएम, इतना एसएमटी हमें फील्ड कैपेसिटी पे चाहिए पड़ेगा।
और अगर इससे नीचे चला जाएगा तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पानी निकालने के लिए उतनी ही ज्यादा मेहनत करनी, और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तो हमारा जितना हम काम कर रहे हैं उतना कुछ ना कुछ ऊर्जा उसमें खत्म होगी और फिर भोजन बनाने के लिए पानी कम मिलेगा। तो हम बात कर रहे हैं पोरोसिटी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर निकल करके आ गया, फॉर्मूला निकल करके आ गया है नहीं। तो ये था हमारा फील्ड कैपेसिटी के बारे में एक डिटेल्ड पार्ट। क्लियर है बात सभी को? फील्ड कैपेसिटी के बारे में एक डिटेल्ड पार्ट हमारा ये था, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी? सैचुरेशन कैपेसिटी पढ़ा, हमने पढ़ा है फील्ड कैपेसिटी, और हमने पढ़ा हुआ है यहां पर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो SMT की बात की हुई है, ठीक है। चलो तो यार क्या करें, इसको आज कंप्लीट कर दें। एक काम करता हूं, इसको थोड़ा सा और बचा हुआ है, PWP एंड OMC की बात बची हुई है, तो वो हम यहां पर कंप्लीट कर लेते हैं कि वो किस तरीके से करना है, वो यहां पर देख लेते हैं, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा। चलिए आज कंप्लीट कर ही लेते हैं इसको। अब फील्ड कैपेसिटी क्या है? एक मैक्सिमम अवेलेबल मॉइस्चर है। फील्ड कैपेसिटी क्या है? एक मैक्सिमम अवेलेबल मॉइस्चर। लेकिन मुझे ये बताओ, एक पॉइंट ऐसा आता है तुम्हारी कोको कोला की बोतल में कि पानी जो लिक्विड है बिल्कुल नीचे पहुंच जाता है। अब आप स्ट्रॉ से उसको खींचने की कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, ठीक है। तो उस बहुत ज्यादा मेहनत लगने के केस में क्या होता है, आप एक ऐसे लेवल पर पहुंच चुके हैं कि अब उस लिक्विड को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हम बात करते हैं जब हम कपड़े धोते हैं और कपड़े धोने के बाद जब उनको निचोड़ते हैं तो एक कंडीशन आती है कि आप पूरा का पूरा पानी निचोड़ने के बाद अगर हम बात करें, पहले निचोड़ोगे तो कम एफर्ट में आपके ज्यादा पानी निकल जाएगा, ठीक है, कपड़ों से। फिर उसके बाद करेंगे और ज्यादा एफर्ट लगाएंगे तो ज्यादा पानी एक्सपेल आउट होता जाएगा, लेकिन मेहनत ज्यादा बढ़ती जाएगी। और एक कंडीशन आएगी, आप जितनी भी मेहनत लगा लो कपड़ा आपका गीला का गीला रहेगा, मतलब कुछ ना कुछ सॉइल मॉइस्चर बचा रह जाएगा। तो ऐसा पॉइंट जहां से वाटर को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, वो कहा जाता है परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट या PWP या बिल्टिंग कॉफिशिएंट। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हम बात करेंगे बिल्टिंग कॉफिशिएंट की, लेकिन उससे पहले एक और बात, फील्ड कैपेसिटी को अगर हम देखें तो दो तरीके से डिफाइन किया गया है। एक हमारा अवेलेबल मॉइस्चर या कैपिलरी वाटर, दूसरा नॉन अवेलेबल मॉइस्चर या हाइग्रोस्कोपिक वाटर। कैसे? अगर हम बात करते हैं, फील्ड कैपेसिटी इज डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज, ठीक है। अगर हम बात करें तो पहला कौन सा है? पहला है अवेलेबल मॉइस्चर, और इसी को ही बोला जाता है AM, ठीक है, अवेलेबल मॉइस्चर या AM। साथ ही साथ इसको दूसरा नाम दिया जाता है, वो है कैपिलरी वाटर, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो वो होता है नॉन अवेलेबल मॉइस्चर, इसको हम बोलते हैं NaN, और इसको बोला जाता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। तो हमने बात की हुई थी, जो हमारा पहला रीजन था उसमें कुछ पानी यहां से इस तरीके से आ रहा था और कुछ पानी ग्राउंड वाटर में आ रहा था। तो मैंने बताया था यहां पर कुछ पानी यहां पार्टिकल के चारों ओर चिपक जाएगा, ठीक है। तो ऐसा वाटर जो पार्टिकल के चारों ओर चिपक रहा है उसको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। तो अगर हम बात करते हैं फील्ड कैपेसिटी के अंदर जो पानी आसानी से अवेलेबल है, ठीक है, जैसे तुम एक फिर से कोको कोला यार, चलो फिर से तुम्हारा एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, और कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, उसमें तुम जब पानी ले रहे हो स्ट्रॉ से निकाल रहे हो, अगर सक्शन कर रहे हो तो एक लेवल तक जाने के बाद वहां से पानी को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते हो, मतलब कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वाटर उस बॉटल में छूट जाता है, यानी कुछ ना कुछ एक दो बूंद अगर स्ट्रॉ से निकाल रहे हो तो कुछ ना कुछ अमाउंट छूटेगा, यानी उसी तरीके से
जब हम फील्ड कैपेसिटी की बात करते हैं तो दो तरीके के मॉइस्चर मिलते हैं, एक अवेलेबल मॉइस्चर जो कि कैपिलरी वाटर होता है, और कैपिलरी वाटर प्लांट्स की ग्रोथ के लिए अवेलेबल होता है, तो ये आसानी से मिल जाता है। लेकिन उसके नीचे एक और साथ में वाटर बैठा होता है जिसको हम बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। और हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है, केमिकली बॉन्डेड होता है, चिपक जाता है उसकी सरफेस पे, किसकी, सॉइल की सरफेस पे। तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो होगा उसकी सरफेस पे चिपक जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन अवेलेबल मॉइस्चर, जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, तो ये दोनों वाटर रहते तो रूट जोन में अवेलेबल हैं, बट एक अवेलेबल है और एक अवेलेबल नहीं। तो अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी। क्या बोलते हैं, मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी। तो हम बात करेंगे द अमाउंट ऑफ वाटर which is available for plants is known as available moisture और कैपिलरी वाटर। अवेलेबल मॉइस्चर और कैपिलरी वाटर। ठीक है, क्या बोलते हैं, अटैच्ड टू द सॉइल, और इट इज हम बात करेंगे, इट इज अटैच्ड टू द सॉइल थ्रू कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शंस के कारण किससे अटैच होता है, हमारा किससे अटैच होता है, सॉइल पार्टिकल से अटैच होता है। ठीक है, और अगर हम एक्सट्रैक्ट करना चाहें तो किस एक्शन से एक्सट्रैक्ट होगा, कैपिलरी एक्शन से ही एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो हम बात करें इसको बोलते हैं मैक्सिमम स्टोरेज ऑफ अवेलेबल वाटर। क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ, क्या बोला जाता है, मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ, या मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी भी बोला जाता है। ठीक है, एक मिनट, मैं कुछ वर्ड भूल रहा हूं, बुक इसमें आएगा, हाँ वो आगे आएगा, चलो ठीक है। तो अगर हम बात करें अवेलेबल मॉइस्चर या एएम या कैपिलरी वाटर, तो इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी। मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी इज अवेलेबल मॉइस्चर। अगर हम बात करें जो मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी है वो क्या कहलाता है, वो अवेलेबल मॉइस्चर्स कहलाता है। मतलब जो कि अवेलेबल है हमारे लिए वो हमारा क्या होता है, अवेलेबल मॉइस्चर कहा जाता है। अब इस अवेलेबल मॉइस्चर्स में भी बात करें तो दो तरीके का मॉइस्चर हो जाता है, एक रेडाइली अवेलेबल जो जल्दी से अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है, और एक नॉन रेडाइली अवेलेबल। जैसे कि हम बात करते हैं ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, मान लो कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, ये फील्ड कैपेसिटी है, ठीक है, ये फील्ड कैपेसिटी है, और यहां पर एक पॉइंट आएगा कि इस पॉइंट के बाद आप पानी को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, तो ये कहा जाएगा पीडब्ल्यूपी। ये क्या कहा जाएगा, पीडब्ल्यूपी। और इन दोनों लेवल के बीच में जो वाटर अवेलेबल होता है इसको हम बोलेंगे अवेलेबल मॉइस्चर। और इसके बाद यहां पर कुछ पानी, कुछ ड्रॉप्स ऑफ वाटर जो रह जाएंगी उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन अवेलेबल मॉइस्चर। ऑल्दो इस कोल्ड ड्रिंक की बोतल में पूरा का पूरा पानी आपके पीने के लिए अवेलेबल था, पूरा का पूरा पानी जो था वो पूरा का पूरा लिक्विड था, आपके पीने के लिए अवेलेबल था, लेकिन स्ट्रॉ के कारण आप कुछ वाटर को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो आपका क्या हो जाएगा, पीडब्ल्यूपी पॉइंट। उस पॉइंट के बाद एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाए वो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट हो जाता है, मॉइस्चर को एक्सट्रैक्ट नहीं कर, तो नॉन अवेलेबल मॉइस्चर। ठीक है, नॉन अवेलेबल मॉइस्चर, ये क्या हो गया, अवेलेबल। अब इस अवेलेबल मॉइस्चर में भी क्या होगा, दो तरीके का मॉइस्चर होगा। मान लीजिए आप यहां तक अगर आपका स्ट्रॉ प्रॉपर्ली आ रहा है तो यहां तक का पानी आप प्रॉपर्ली एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, यहां तक का जो भी लिक्विड होगा वो प्रॉपर्ली एक्सट्रैक्ट, तो ये जो है वो हो जाता है रेडाइली अवेलेबल मॉइस्चर, मतलब आसानी से अवेलेबल होने वाला मॉइस्चर। जबकि इसके नीचे के अमाउंट को आपको इतना स्टोरेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बोतल को टिल्ट करना होगा, मतलब वहां पर प्रेशर ज्यादा लगाना होगा, तो इसको हम बोलते हैं नॉन रेडाइली अवेलेबल मॉइस्चर। तो अगर हम सॉइल मॉइस्चर की बात करते हैं तो देखो एक डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, सॉइल मॉइस्चर की मैं बात करता हूं तो सॉइल मॉइस्चर दो तरीके का होता है, एक होता है अवेलेबल मॉइस्चर, एक होता है नॉन अवेलेबल मॉइस्चर। ठीक है,
और अवेलेबल मॉइस्चर भी दो तरीके का होता है, एक होता है रेडाइली अवेलेबल मॉइस्चर और एक होता है नॉन रेडाइली अवेलेबल मॉइस्चर। नॉन रेडाइली मतलब आसानी से अवेलेबल ना होने वाला मॉइस्चर। तो अब बताओ ये सारे टर्मिनोलॉजी अभी एक पानी की बोतल में क्लियर हुए या नहीं? एक पानी की बोतल में ये सारे टर्मिनोलॉजी क्लियर हुए या नहीं? तो इन दोनों की बात हम आगे चल के करेंगे। पहले अभी करते हैं नॉन अवेलेबल मॉइस्चर्स की बात। किसकी बात करते हैं हम? पहले हम बात करते हैं नॉन अवेलेबल मॉइस्चर्स की बात। तो अगर हम नॉन अवेलेबल मॉइस्चर्स की बात करेंगे, ठीक है, तो देखो इसको बोला जाता है मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी इज अवेलेबल मॉइस्चर। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी किन पॉइंट के बीच में डिफाइन है। तो अभी यार डायग्राम बनाया हमने क्या बोला था? फील्ड कैपेसिटी एंड पीडब्ल्यूडीपी के बीच में क्या है हमारा? मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी डिफाइन है, जो कि स्टोर कर सकता है और इसी को यूज किया जा सकता है। तो मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी ऑप्शन दे देगा इज डिफाइंड बिटवीन फील्ड कैपेसिटी एंड पीएनपी, पीएनपी एंड ओएमसी, ओएमसी एंड फील्ड कैपेसिटी, या नन ऑफ द अबव। तो आपको बताना होगा कि जो मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी है वो किससे डिफाइन है? अवेलेबल मॉइस्चर होता है वो किस किस के बीच में होता है? फील्ड कैपेसिटी एंड पीडब्ल्यूपी के बीच में होता है। पीछे जाइएगा, डायग्राम देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगी। या ऐसे डायग्राम जब होते हैं तो अपने कॉपी में भी बना लेना, साइड में बना लिया करो, आपको चीजें और अच्छा समझ में आएगी। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं किसकी डेफिनेशन लिखना है? नॉन अवेलेबल मॉइस्चर की। तो नॉन अवेलेबल मॉइस्चर की बात करते हैं तो हम बात करते हैं द अमाउंट ऑफ वाटर विच इज हेल्ड in the root zone due to chemical forces, the amount of water which is held या hold, हम बात करें which is hold due to chemical forces and not available for plants growth comma is known as non readily available moisture, और हम बोल रहे हैं not available for plants growth। ठीक है, और यहां क्या बोला गया है? अवेलेबल फॉर प्लांट्स की ग्रोथ के लिए अवेलेबल है वो हमारा क्या है? अवेलेबल मॉइस्चर। और जो अवेलेबल नहीं है वो हमारा, ये किस एक्शंस के थ्रू हेल्ड है? कैपिलरी एक्शंस। ये किस एक्शंस के थ्रू हेल्ड है? ये केमिकल फोर्सेस के थ्रू हेल्ड है या केमिकल बॉन्डेज के थ्रू हेल्ड है। किस पे? ठीक है, वो हम बात कर रहे हैं यहां पर। तो अगर हम बात करें तो ये वाटर क्या कैपिलरी एक्शन के थ्रू रिमूव किया जा सकता? नहीं, it cannot be removed by capillary action। इसको कैपिलरी एक्शंस के थ्रू रिमूव्ड नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे मॉइस्चर को क्या बोलते हैं? नॉन अवेलेबल मॉइस्चर्स। क्या बोला जाता है ऐसे मॉइस्चर को? ऐसे मॉइस्चर्स को बोला जाता है नॉन अवेलेबल मॉइस्चर्स। बात क्लियर हुई? तो अब हमने बात किया फील्ड कैपेसिटी की। अगर हम बात करें फील्ड कैपेसिटी वाटर, ऐसा लिखो, फील्ड कैपेसिटी नहीं होगा, फील्ड कैपेसिटी वाटर लिख लो। फील्ड कैपेसिटी वाटर इज डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज, एक है अवेलेबल मॉइस्चर, एक है नॉन अवेलेबल मॉइस्चर। तो अभी हम बात करेंगे अगर हम बात करेंगे तो क्या करेंगे? रेडाइली अवेलेबल मॉइस्चर एंड नॉन रेडाइली अवेलेबल मॉइस्चर की बात करेंगे, जो कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट लेक्चर की अगर हम बात करते हैं, चलो यार एक काम करता हूं, कंप्लीट करा ही देता हूं। ठीक है, तुम लोग इसको 2 पार्ट में देख लेना। अगर किसी को लगता है कि बहुत लंबा लेक्चर जाएगा तो आप इसको 2 पार्ट में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, इसको कंप्लीट करा देता हूं क्योंकि अभी ये सारे टर्म्स आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हेडिंग है हमारी वो है पीडब्ल्यूपी, परमानेंट
बिल्टिंग पॉइंट, परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट, PWP, इसी को बोला जाता है विल्टिंग कॉफिशिएंट। ठीक है, क्या बोला जाता है? विल्टिंग कॉफिशिएंट। अब हम बात कर रहे हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट या विल्टिंग कॉफिशिएंट, तो मॉइस्चर्स का वो लेवल, मॉइस्चर्स की वो वैल्यू जिसके बाद प्लांट्स सॉइल से मॉइस्चर को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं और क्या हो जाते हैं? बिल्टअप, परमानेंटली बिल्टअप हो जाते हैं। और बिल्टअप का मतलब होता है सूखना। बिल्टिंग पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट जहां पर जाकर के पॉइंट सूख जाएंगे। अगर मॉइस्चर का लेवल वहां पर पहुंच गया है, पानी एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे और वो सूख जाएंगे, तो वो बिल्टअप हो जाते हैं। बिल्टअप यानी सूखना। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं ठीक है सॉरी, तो अगर हम बात करते हैं परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं या बिल्टिंग कॉफिशिएंट की बात करते हैं, तो क्या होता है? इट इज that value of moisture after which plants cannot extract water and permanently wilt up। परमानेंटली विल्टअप का मतलब है कि हमेशा के लिए सूख जाते हैं और फिर मुरझा जाते हैं और मर जाते हैं। ठीक है, सूख कर मर जाना, बिल्टअप का मतलब है सूख कर मर जाना। तो इट इज दैट वैल्यू ऑफ मॉइस्चर आफ्टर विच प्लांट्स कैन नॉट एक्सट्रैक्ट वाटर इन द रूट जोन, एंड परमानेंटली बिल्टअप। मतलब मॉइस्चर की वो वैल्यू जिस पे पहुंचने के बाद पानी को एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है एंड अपने आप प्लांट्स विल्टअप हो जाते हैं, सूख कर मर जाते हैं। ठीक है, तो वो हमारा क्या कहा जाता है? परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो एट PWP water is held tightly by the soil particles and cannot be available for plants growth। कैनॉट बी अवेलेबल फॉर प्लांट्स ग्रोथ। तो ध्यान रखना, आफ्टर, अब वो पॉइंट लिख रहा हूं, आफ्टर PWP द मॉइस्चर इज टर्म्ड एज नॉन अवेलेबल मॉइस्चर। द मॉइस्चर इज टर्म्ड एज नॉन अवेलेबल मॉइस्चर। तो अगर हम बात कर रहे हैं नॉन अवेलेबल मॉइस्चर, तो अब एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच चुके हैं आप जहां से पानी को एक्सट्रैक्ट, लिक्विड को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और जब लिक्विड को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो SMT की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी फील्ड कैपेसिटी से या कम होगी? हमेशा SMT की वैल्यू फील्ड कैपेसिटी से के ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना, एट द रेट ऑफ PWP, ऐसा लिखिएगा, SMT at the rate of PWP, SMT at PWP is considered as 3 ATM to 32 ATM। ठीक है, कितना सर SMT पे कितना? 7 ATM to 32 ATM। कितनी ज्यादा वैल्यू होगी? 7 ATM to 32 ATM। इतना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी प्लांट्स को वाटर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तब जाकर के प्लांट्स वाटर को एक्सट्रैक्ट कर पाएगा। तो अगर हम बात करें तो यहां पर बहुत ज्यादा वैल्यू चाहिए है, तब जाकर के प्लांट्स क्या कर पाएगा? एक्सट्रैक्ट कर पाएगा।
क्या कर पाएगा, एक्सट्रैक्ट कर पाएगा। तो अभी परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट समझ में आया। अभी क्या हुआ, परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट समझ में आया कि परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट होता क्या है, किस तरीके से डिफाइन करते हैं। और आफ्टर पीडब्ल्यूटी मॉइस्चर इज टर्म्ड एज NaM, नॉन अवेलेबल मॉइस्चर। अब फिर से दो टर्म आते हैं, रेडाइली अवेलेबल मॉइस्चर एंड नॉन रेडाइली अवेलेबल मॉइस्चर, लेकिन उनके लिए हमें एक और टर्म समझना जरूरी है। अब देखो यहां पर मैं एक छोटा सा डायग्राम बना दे रहा हूं आपको, ठीक है, एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूं जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। समझना, यहां पर आपका फील्ड कैपेसिटी है और फील्ड कैपेसिटी के बराबर आप सैचुरेशन कैपेसिटी भी ले सकते हो या इससे थोड़ा सा ऊपर ले सकते हो, ठीक है। यहां पर आपका क्या है, PWP है, ठीक है। और ये कुछ ऐसा ग्राफ मैं बना दे रहा हूं, ठीक है। यहां पर हो गया मैं डेप्थ ऑफ वाटर इन रूट जोन, ठीक है। और यहां पर मैं क्या बना रहा हूं, आपका डेप्थ ऑफ वाटर, और यहां पर कुछ टाइम के साथ बना दीजिए, ठीक है, टाइम के साथ ग्राफ बनाते रहे, ठीक है। अगर फील्ड कैपेसिटी और पीडब्ल्यूपी को देखा जाए तो इन दोनों पॉइंट के बीच जो वाटर का मॉइस्चर अवेलेबल है उसको हम क्या बोलते हैं, अवेलेबल मॉइस्चर। उसको हम क्या बोलते हैं, अवेलेबल मॉइस्चर। और इसी अवेलेबल मॉइस्चर को क्या मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी बोला था या नहीं, मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी बोला हुआ था या नहीं, बताइएगा, मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है। उसके नीचे के पॉइंट को क्या बोलते हैं, नॉन अवेलेबल मॉइस्चर। वो मॉइस्चर जो नॉट अवेलेबल है तो उसके नीचे के पॉइंट नॉन अवेलेबल मॉइस्चर, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, इसमें एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां तक फील्ड कैपेसिटी से आप यहां तक के पानी को आसानी से, रेडाइली अवेलेबल मॉइस्चर, रेडाइली अवेलेबल मॉइस्चर। तो अगर रेडाइली अवेलेबल मॉइस्चर बात की है तो यहां पे क्या आएगा, नॉन रेडाइली अवेलेबल मॉइस्चर। तो इन दोनों टर्म्स को डिफरेंशिएट करने के लिए एक टर्म चाहिए है जिसको हम क्या बोलते हैं, OMC। तो OMC ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट की बात करना है यहां पर कि ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, ठीक है। तो ऐसा रखिएगा, डेप्थ ऑफ वाटर इन द रूट जोन, और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट। तो अब देखिएगा, फील्ड कैपेसिटी भी एक मॉइस्चर कंटेंट है, OMC भी एक मॉइस्चर कंटेंट है, PWP भी क्या है, एक मॉइस्चर कंटेंट ही तो है। ये सारे के सारे क्या हैं, मॉइस्चर कंटेंट ही तो हैं। तो ये हमने यहां पर बात की, और AM का हमने लिखा हुआ अवेलेबल मॉइस्चर, नॉन अवेलेबल मॉइस्चर, और ये स्टोरेज कैपेसिटी है। फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट के बीच में क्या है, आपकी स्टोरेज कैपेसिटी डिफाइन है। अब हमें डिफाइन क्या करना है, OMC को डिफाइन करना है। हमें मेनली डिफाइन किसको करना है, OMC को यहां पर डिफाइन करना है। तो OMC की बात कर लेते हैं, ठीक है। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, OMC। तो हम बात कर रहे हैं OMC, इट इज डिफाइंड एज that value of moisture up to which the water can be extracted easily into the root zone for plants growth. It is that value of moisture, up to which the water can be extracted easily in the root zone for plants growth. जहां तक वाटर को आसानी से विदाउट मच एफर्ट्स हम बात करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं जिसको आसानी से हम वाटर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जिस पॉइंट तक, उसको हम बोलेंगे OMC, ठीक है। तो अगर हम बात कर सकते हैं
अगर हम बात कर सकते हैं तो इसको ऐसा भी बोला सकता है, इट इज डिफाइंड एज अ बाउंड्री बिटवीन readily available moisture and non readily available moisture। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा कि एक ऑब्जेक्टिव बना दिया कि इफ द वाटर कैन बी एक्सट्रैक्टेड विथ सम एक्स्ट्रा एफर्ट, द पार्ट ऑफ अवेलेबल मॉइस्चर in which the water can be extracted with some extra effort, that moisture is defined as option A available moisture, option B readily available moisture, option C non readily available moisture और option D non available moisture। तो क्या हो जाएगा, non readily available moisture। और अगर आपसे बोला गया readily available moisture is defined in between ऑप्शन ए फील्ड कैपेसिटी एंड पीडब्ल्यूपी, ऑप्शन बी फील्ड कैपेसिटी एंड ओएमसी, ऑप्शन सी ओएमसी एंड पीडब्ल्यूपी और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो रेडाइली अवेलेबल मॉइस्चर किसके बीच में डिफाइन है, फील्ड कैपेसिटी एंड ओएमसी। एंड ओएमसी एंड पीडब्ल्यूपी के बीच में कौन सा मॉइस्चर डिफाइन है, नॉन रेडाइली अवेलेबल मॉइस्चर। तो मुझे बताइएगा क्या नॉन रेडाइली अवेलेबल मॉइस्चर जो है क्या प्लांट्स की ग्रोथ के लिए अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल अवेलेबल है, बट यहां कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम बात करेंगे अवेलेबल फॉर प्लांट्स ग्रोथ इजीली। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, अवेलेबल for plants growth with some extra effort, मतलब यहां से हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने पड़ेंगे। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने पड़ेंगे तब जाकर के हम उसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट अवेलेबल मॉइस्चर और नॉन अवेलेबल मॉइस्चर, रेडाइली अवेलेबल मॉइस्चर एंड नॉन रेडाइली अवेलेबल मॉइस्चर, इन दोनों की डेफिनेशन क्लियर है, डेफिनेशन क्लियर है। तो आपको देखो कई जगह अगर हम बात करते हैं तो एक और पॉइंट होता है क्या, चलो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा देता हूं इस सारे के, इन सभी के इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा देता हूं। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉन रेडाइली अवेलेबल मॉइस्चर इज अवेलेबल फॉर प्लांट्स ग्रोथ with some effort, with some extra effort, hence crop yield is decreased या affected लिख सकते हैं, crop yield is decreased। तो देखो OMC के बाद ये अवेलेबल प्लांट्स तो जिंदा रहेगा, प्लांट्स तो जिंदा लगेगा, लेकिन उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तो क्रॉप यील्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट, रेडाइली अवेलेबल मॉइस्चर इज अवेलेबल इजीली फॉर प्लांट्स ग्रोथ and crop yield is not affected, crop yield is not affected, crop yield किसी भी तरीके से अफेक्टेड नहीं होगी। तो दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट अगर हम बात करते हैं, क्रॉप शुड बी या क्रॉप शुड बी इरिगेटेड, crop should be irrigated as soon as possible
comma the moisture reached up to OMC। तो इट इज सजेस्टेड, ऐसा सजेस्ट किया जाता है कि जैसे ही मॉइस्चर लेवल OMC तक पहुंचे वैसे ही क्रॉप को क्या कर देना चाहिए, इरिगेटेड करना चाहिए। तो ये भी ऑब्जेक्टिव का पॉइंट हो सकता है कि कहां पर, अगर हम बात करें तो कहां पर हम बात करते हैं कि क्रॉप को इरिगेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। तो जैसे ही मॉइस्चर लेवल OMC तक, ऐसा मत सोचना कि PWP तक पहुंचेगा तब आप मॉइस्चर, तब आप इरिगेशन स्टार्ट करेंगे, नहीं। हम क्या बोलते हैं, OMC तक पहुंच जाए हम इरिगेशन स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अगर OMC के नीचे अवेलेबल तो है वाटर बट क्रॉप यील्ड अफेक्टेड हो जाएगी, हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, अवेलेबल मॉइस्चर इज टेकन एज 75% टू 80%, या ऐसा लिखिएगा, readily available moisture is taken as 75% to 80% of available moisture। अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन में हमें नहीं दिया गया है कि readily available moisture कितना लेना है, तो हम अपने आप से मान सकते हैं कि readily available moisture जो होगा टोटल अवेलेबल मॉइस्चर का या टोटल मैक्सिमम स्टोरेज का 75% से 80% होगा। जनरली हम कितना कंसीडर करते हैं, जनरली 75% ऑफ अवेलेबल मॉइस्चर इज कंसीडर्ड, 75% ऑफ अवेलेबल मॉइस्चर इज कंसीडर्ड। जनरली कितना कंसीडर किया जाता है, 75% ऑफ अवेलेबल मॉइस्चर इज कंसीडर्ड। तो ये हमारा इस डायग्राम के रिलेटेड जितने भी पॉइंट थे हमने यहां पर कर लिया है, ठीक है। तो आफ्टर दिस, अगर हम लिखें PWP में तो लिखना चाहें, आफ्टर दिस प्लांट्स डू नॉट सर्वाइव एंड बिल्ट अप, सूख करके मर जाएगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपके जो हैं ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट हैं। तो एक डायग्राम के थ्रू पूरा आपने ऑब्जेक्टिव भी कवर अप कर लिया है। तो अभी जितनी भी लैंग्वेज लिखी है वो सारी चीजें क्लियर है या नहीं, ठीक है। अब अवेलेबल मॉइस्चर निकालना कैसा है, अवेलेबल मॉइस्चर निकालोगे कैसे, तो वो हम बात कर लेते हैं कि अवेलेबल मॉइस्चर को निकालना कैसे है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर मैंने फील्ड कैपेसिटी को कंसीडर किया तो D इज इक्वल टू कितना होगा, फील्ड कैपेसिटी पर D इज इक्वल टू कितना होगा, गामा ड्राई अपॉन गामा W इंटू D, या डेप्थ ऑफ वाटर एट फील्ड कैपेसिटी कितना रिक्वायर्ड है, फील्ड कैपेसिटी, ठीक है। डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड एट PWP इंटू D इंटू PWP, यही होगा या नहीं। तो बताओ अवेलेबल मॉइस्चर क्या है, अवेलेबल मॉइस्चर इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ वाटर बिटवीन फील्ड कैपेसिटी एंड PWP, तो DW इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा ड्राई अपॉन गामा W इंटू D इंटू FC माइनस PWP। तो ये क्या हो गया है, अवेलेबल मॉइस्चर डेप्थ, हो गई या नहीं। अब रेडाइली अवेलेबल मॉइस्चर निकालना है तो इसका 75% कर दो, जितना भी दिया है उतना परसेंटेज कर दो, ठीक है। तो ये हम एग्जाम्पल के फॉर्म में लिख रहे हैं। एक और नेक्स्ट पॉइंट 5 था या 6 था, जो भी था आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब अवेलेबल मॉइस्चर डेप्थ अगर आपको निकालना है कि रेडाइली अवेलेबल मॉइस्चर डेप्थ निकालना है तो आप क्या करो, DW की वैल्यू उस फॉर्म में लिखो, DW की वैल्यू उस फॉर्म में लिखो। तो DW इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, DW इज इक्वल टू गामा ड्राई अपॉन गामा W इंटू डेप्थ ऑफ रूट जोन इंटू फील्ड कैपेसिटी माइनस OMC, आएगा या नहीं, ठीक है। और अगर रेडाइली अवेलेबल मॉइस्चर क्या दिया गया है, OMC की वैल्यू नहीं दी गई है, तो क्या दिया होगा, PWP। तो हम सबसे पहले अवेलेबल मॉइस्चर निकालेंगे या मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी निकालेंगे, उसका अगर 75% 85% जो भी वैल्यू दी गई होगी उस वैल्यू को यहां पर इस DW की वैल्यू को उतना परसेंटेज कर देंगे, तो क्या वो वैल्यू निकल करके आ जाएगी या नहीं। तो ये सारे क्वेश्चंस लगाने का पैटर्न है,
ये सारा क्या है, क्वेश्चंस लगाने का पैटर्न है। हमें क्वेश्चंस इस तरीके से पूछा जाता है। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हमें पूछा जाता है। क्लियर है बात सभी को? ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बचा हुआ है, वो और लास्ट है आज का। थोड़ा सा लेक्चर ज्यादा लंबा हुआ है, आप लोग बोल रहे थे कि लेक्चर लंबे लीजिएगा, तो लेक्चर लंबा हो गया है। ठीक है, परेशान मत होना, कमेंट सेक्शन में बता देना कि ऐसा ही करना है या नहीं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि वाटर सप्लाइड एट रेगुलर इंटरवल of water supplied at regular interval of base period and that period after which water is supplied, comma, known as frequency of irrigation. उसको क्या बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन बोला जाता है। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन इज इक्वल टू वाटर डेप्थ रिक्वायर्ड। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने वाटर डेप्थ निकाली थी, अवेलेबल मॉइस्चर के लिए वाटर डेप्थ रिक्वायर्ड। ठीक है, रेडाइली अवेलेबल मॉइस्चर के लिए वाटर डेप्थ रिक्वायर्ड, ये अलग अलग हमने निकाला है या नहीं। तो वाटर डेप्थ रिक्वायर्ड अपॉन कंजम्पटिव यूज। तो वाटर डेप्थ रिक्वायर्ड अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, वाटर डेप्थ रिक्वायर्ड जो होता है वो सेंटीमीटर में है सपोज, या एमएम में हो सकता है। तो ये किस में होगा, सेंटीमीटर पर डे में होगा। तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन किस में निकल करके आएगी, पर डे, इतने दिनों बाद। तो अगर हम देखें यहां पर, इसी डायग्राम को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूं। ठीक है, ये है और ये है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले इरिगेशन था नोन एज। ठीक है, सबसे पहले यहां पर वाटर था, फील्ड कैपेसिटी पे था, धीरे धीरे करते करते ये फील्ड कैपेसिटी से ओएमसी तक आया। फिर हमने क्या किया, यहां पर इसमें इरिगेट कर दिया, इरिगेट करके फील्ड कैपेसिटी पे ले आए। फिर क्या होगा, फिर से ये नीचे आएगा और फिर हम इसको क्या ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। तो अगर देखिएगा ये जो टाइम पीरियड है, इसको बोलते हैं हम वन साइकिल, और इसी वन साइकिल को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। कितने टाइम में नीचे जा रहा है ओएमसी तक और फिर ऊपर उठा करके ले आ रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे इसको, साइकिल, फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन बोलेंगे। तो ये बताइएगा क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन क्लियर है, डेप्थ किस तरीके से निकालना, ये सारी चीजें क्लियर हैं। तो ये पूरा का पूरा आज का चैप्टर हमारा जो था सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप के बारे में था। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं हमने सारे डिस्कस किए हुए हैं। अब बारी आएगी इनके क्वेश्चंस की, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, ऑब्जेक्टिव भी बहुत आते हैं, साथ ही साथ इनसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी बहुत आती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने की कोशिश करेंगे इसी चैप्टर से रिगार्डिंग। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इतना लेंथी लेक्चर अगर आपको मिलते हैं तो क्या ओके हैं, क्या 1 आवर्स इज सफिशिएंट। ठीक है, कि 1 आवर्स को ही हम सफिशिएंट मान करके चलें, और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हर बार हो ही जाएगा थोड़ा बहुत। ठीक है, तो उस कंडीशंस में जिससे मैं आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट करवा सकूं। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीडियो अच्छा लगा हो, चीजें समझ में आई हो, एग्जाम्पल बढ़िया लगे हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हाँ दोस्तों, जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे जैसे वीडियो अपलोड होता है आपके पास नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब करने का मतलब क्या है, केवल आपके पास नोटिफिकेशंस टाइमली पहुंच जाए, ये चीज की हम बात कर रहे हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशंस। मिलते हैं हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू एवरीवन।